नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात बेटियों की सुरक्षा के दावों और दावों की हकीकत की। छत्तीसगढ़ की सियासत आजकल नोनी सुरक्षा पर गरमाई हुई है। जशपुर की एक बेटी काम करके चंद पैसे कमाना चाहती थी, मगर कुछ दरिंदों ने बेटी को एक बार नहीं बल्कि 7 बार बेच दिया। वो बेटी इंसाफ और आजादी की उम्मीद में इंतजार करती रही और आखिरकार बेटी ने खुदकुशी कर ली। मामला सामने आते ही विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों ले लिया तो सरकार सफाई देने लगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। देश भर में बेटियों को बचाने और पढ़ाने के लिए जोरों शोरों से नारे लगाए जाते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। सरकारें बेटियों की सुरक्षा के भारी भरकम दावे करती हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर से आई एक खबर ने इन्हीं दावों को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। जशपुर की एक बेटी को एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 7 बार अलग अलग लोगों के हाथों बेच दिया गया। बेटी इस उम्मीद में कि उसे इंसाफ मिलेगा, आजादी मिलेगी, इंतजार करती रही और आखिरकार उसने खुदकुशी कर ली। बच्ची जो है पहली बार लगभग जो विवेचना के दौरान तथ्य सामने आया है, पहली बार लगभग 7,000 में बेची गई थी और आखिर में जब उसने सुसाइड की उससे पहले लगभग 70,000 में उसको ख़रीदा गया था और उसके बाद उसने सुसाइड कर ली है। और पर जितने भी आरोपी हैं वो सब राउंड अप हो गए हैं। मामला सामने आते ही छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर बघेल सरकार पर निशाना साधा और पूछा कि रमन सरकार में 27,000 बेटियों के गायब होने का दावा करने वाली सरकार बताए वो कितनी बेटियों को ढूंढकर बचा लाई। रमन सिंह के ट्वीट के बाद बीजेपी ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया तो उधर कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है। रमन सिंह जी को पहले आत्मावलोकन करना चाहिए। निसंदेह इस प्रकार की घटनाएं बेहद ही आपत्तिजनक है। सरकार के माथे पे बल देने वाली घटनाएं हैं और सरकार ने इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिया है, लेकिन यह राजनीति का विषय नहीं है। रमन सिंह जी को याद होगा कि उन्होंने विधानसभा के अंदर में जवाब दिया था कि छत्तीसगढ़ से 27,000 से अधिक महिलाएं बच्चियां लापता हैं, लेकिन कभी उन्हें खोजने का प्रयास नहीं किया था डॉक्टर रमन सिंह जी ने। और आज वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी षड्यंत्रकारी पार्टी है और सत्ता हासिल करने के लिए ये कुछ भी बयानबाजी करते हैं। 27,000 बालाएं गुम हो गई, आज एक भी ये ला नहीं पाए। और निश्चित रूप से आज छत्तीसगढ़ की ये स्थिति है कि हमारे छत्तीसगढ़ की आदिवासी बालाएं बेची जा रही है, खरीदी जा रही है और उससे त्रस्त होकर आत्महत्या कर रही है। कहाँ है सरकार? 9,000 का आंकड़ा पार कर चुका है साल में रैप का। हम मांग करते हैं कि इन चीजों पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान में ले। अब सवाल यह है, क्या प्रदेश की बेटियों को ढूंढने के लिए सियासत जरूरी संजीदगी दिखा रही है? सवाल ये, क्या रोजगार की कमी की वजह से ही प्रदेश के गरीब लोगों और बेटियों को पलायन करना पड़ता है? और सवाल ये कि गायब होती बेटियों की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए क्या मौजूदा सरकार के पास कोई रास्ता है? रायपुर से सत्यप्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुद्दा बहुत गंभीर है, बहुत संजीदा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भाजपा की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी, कांग्रेस की तरफ से मुख्य प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनुराग जी, सुशील जी, गंगेश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुशील जी आपसे। सुशील जी, अब आप सरकार में है। पिछली सरकार में अगर बेटियां लापता हो रही थी, बेटियां अगर काम से बाहर जाती थी और उनका शोषण होता था, तो सरकार में होने के नाते जिम्मेदारी आपकी है कि आप बेटियों को सकुशल घर वापसी कराएं। बिल्कुल आसिफ जी, न सिर्फ जिम्मेदारी है बल्कि सरकार में होने के अलावा भी नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कांग्रेस पार्टी की। इस प्रकार की घटनाओं पे रोक लगनी चाहिए। और जब हम विपक्ष में थे तो लगातार इस मामले को उठा रहे थे और विधानसभा में डॉक्टर रमन सिंह जी ने जवाब दिया था कि छत्तीसगढ़ से, डॉक्टर रमन सिंह जी उनके गृह मंत्री ने जवाब दिया था कि छत्तीसगढ़ से 27,000 से अधिक महिलाएं और बच्चियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी गई है। हमारी सरकार बनने के बाद पहले हफ्ते में ही मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने इन्हीं बच्चियों को ढूंढने के लिए, इन्हीं महिलाओं को ढूंढने के लिए हर जिले में
महिलाओं को ढूंढने के लिए एक अलग सेल बनाया गया, पूरे सभी जिलों में सेल बनाया गया। और आसिफ जी, मैं आपको बता दूं, मैं डॉक्टर रमन सिंह जी को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने इस ट्वीट को करके हमें इस विमर्श में अपनी बात को रखने का अवसर मिला है कि 14,269 ऐसी महिलाएं जो लापता थी पिछले कुछ वर्षों से, जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा था, कहां पे है, किस हालात में है, उनके बारे में पता लगाया जा चुका है। जिसमें से कि 2,678 महिलाएं सिर्फ दिल्ली, गुड़गांव जैसे इलाकों से बरामद की गई हैं, जो कि वहां पे गई हुई थी, जिनको कि घरेलू काम के नाम पे ले जाया गया था, जहां पे उनका शोषण हो रहा था, उनको वापस ले जाया गया। देखिए आसिफ जी, ये कांग्रेस के लिए सिर्फ राजनीति करने का विषय नहीं था। हम जब विपक्ष में थे, लगातार 14 बार कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया था। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष 2011 में स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जी ने इस मामले को विधानसभा में उठाया, 2013 में उठाया उन्होंने, 2012 में उठाया। श्री भूपेश बघेल ने विपक्ष में रहते हुए इस मामले को उठाया। और उस समय यूएनओ की एक रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली और मुंबई की रेड लाइट इलाकों में काम करने वाली अधिसंख्यक महिलाएं छत्तीसगढ़ से तस्करी करके लाई गई हैं। यह बहुत ही हृदय विदारक आंकड़ा था। और इसीलिए कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने जो इस इशू के आधार पर, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, पूरे प्रदेश में हर जिलों में इसके लिए सेल बनाया। और नहीं सर, आप बता रहे हैं सरकार की संजीदगी, सरकार की संवेदनशीलता। महिलाओं को बरामद कर सके। ये जो 14,269 का आपने आंकड़ा दिया, आपने कहा इनके बारे में पता लगाया जा चुका है, तो केवल पता लगाया गया है या इनकी घर वापसी हो गई है, ये घर लाई जा चुकी है? बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि इसमें से 2,678 महिलाएं तो सिर्फ दिल्ली और गुड़गांव से, जिनके बारे में यह हुआ, कुछ महिलाएं जो वहां पे अपने सही ढंग से काम कर रही थी, जिनके जो घर में बिना जानकारी बताए हुई गई थी, उनके बारे में पता लगाया, वहां पे संतुष्ट थी। लेकिन 2,678 महिलाएं और बच्चियां ऐसी थी जो कि वहां पे फंसी हुई थी, जो वहां पे किसी न किसी कारण से जबरिया रोकी गई थी, उनको रेस्क्यू करके वापस ले आया गया। ये बड़ी उपलब्धि है सरकार की। यही चीज तो हम बोल रहे थे ना, यानी सिर्फ 2,678 ऐसी हमारी महिलाएं बच्चियां हैं कहां, उनको आप वापस छत्तीसगढ़ ले आए हैं? जी बिल्कुल ठीक। 27,000 में से 2,678 विपक्ष में करते हुए इसी चीज की मांग कर रहे हैं। हाँ, घर वापस आ गई हैं। बाकी 27,000 में से 14,269 के बारे में पता लगाया गया। 27,000 में से 14,269 के बारे में पता लगाया गया। और स्थिति क्लियर नहीं है, इनमें कितनी प्रताड़ित थी, उनमें से कितनों को घर ले आए हैं? 14,269 महिलाएं के बारे में पता लगाया जा चुका कि वो कहां पे हैं, कैसे हैं, सुरक्षित थी। इसके अलावा 2,678 महिलाएं जो कि प्रताड़ित थी, शोषित थी, जो जिस काम से वहां पे गई थी, विभिन्न प्रकार की एजेंसियों के, चाहे वो प्लेसमेंट एजेंसी थी या लोगों ने बहला फुसला के लिए गए थे, वहां पे वो प्रताड़ित थी, उनको वापस ठीक। यानी 14 में से 12 अभी ठीक काम करें, उनको कोई दिक्कत नहीं, जो प्रताड़ित थे उनको आप ले आए। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसके बाद फिर मैं गंगेश सर और अनुराग जी के पास जा रहा हूं। सुशील जी, आप ही से सवाल है मेरा। सुशील जी, इसी प्रदेश के गृह मंत्री कहते हैं कि यहां लोग शौकिया जाते हैं मजदूरी करने बाहर, वरना पलायन करने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ में भरपूर रोजगार है। मैं आपसे पूछता हूं सर, अब आपको समझ में आ रहा है कि कोई शौकिया नहीं जाता है, मजबूरी है, इसीलिए काम करने बाहर जाते हैं। इतना रोजगार अगर छत्तीसगढ़ में होता तो कोई अपना घर नहीं छोड़ता। बिल्कुल। देखिए आसिफ जी, दोनों अलग अलग विषय है। देखिए, पलायन करने वाले जो मजदूर जाते हैं, मैं आपको बता दूं कि हमारे छत्तीसगढ़ का मजदूर जो लगातार पलायन कर रहा था, विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में और गुजरात जैसे क्षेत्रों में, वो हमारे छत्तीसगढ़ का जो मजदूर था वह ईंटा बनाने का एकदम स्पेशलाइजेशन आ गया उसके अंदर, और इसलिए उनको यहाँ की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा पैसा प्राप्त होता था, इसलिए वो जाते हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के मजदूर न जाए, आज भी यदि जम्मू कश्मीर में छत्तीसगढ़ के मजदूर न जाए, आज भी गुजरात में छत्तीसगढ़ के ईंटा बनाने वाले कारीगर न जाए, तो वहां की ईंटा फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो ये मैं इस पर आ रहा हूं आपके पास, हुनर के आधार पर कोई एक काम करने जा रहा है तो उसे नहीं रोका जा सकता है। नहीं, मैं आता हूं आपके पास इस पर, क्योंकि इसी से जुड़ा सवाल मुझे अभी गंगेश सर से पूछना है। गंगेश सर, बात ईंट मजदूर की तो हो ही नहीं रही, बात यह है कि अगर छत्तीसगढ़ की बेटियों के लिए यहीं छत्तीसगढ़ में कोई रोजगार की व्यवस्था होती तो छत्तीसगढ़ की ये बेटियां काम करने के लिए दिल्ली एनसीआर नहीं आती या किसी और प्रदेश में नहीं जाती, उनके साथ शोषण की संभावनाएं बहुत कम हो जाती, और अगर शोषण होता भी तो कम से कम अपने राज्य में होता, यहां कार्रवाई भी जल्दी होती। निश्चित तौर पर ये सही कहना है आपका।
छत्तीसगढ़ में खास तौर पे जो सरगुजा बेल्ट है, जसपुर का एरिया है, कोरबा है, कोरिया है, ये सारे आदिवासी बहुल राज्य हैं, क्षेत्र हैं, जिले हैं। इन जगहों पे से बेटियों का जाना अपने आप में भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। एक तो ये क्षेत्र एकदम से बहुत ज्यादा पिछड़े भी नहीं है, जैसे सरगुजा भी, ये सब इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जहाँ पे उद्योग लगे हुए इन क्षेत्रों में। तो यहाँ से जो ट्रैफिकिंग हो रही, मुझे लगता है कि कोई ना कोई गिरोह सक्रिय है जो यहाँ पर देखिए पूरे प्रदेश, हर प्रदेश के लोग इन जिलों में हैं और निश्चित तौर पर वहाँ गिरोह सक्रिय है। वो महिला फुसला के उनको अच्छी जॉब दिलाने के नाम पे, एयर होस्टेस बनाने के नाम पे, और कभी और किस तरह के जो होस्टेज मतलब किस तरह जो स्पेशलिटी वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसको लेके इनको ले जाया जाता है दिल्ली। इसी तरह से ले जाया जाता है कि उनको बड़ा काम मिलेगा, बड़ा पैसा मिलेगा, लेकिन वहां जाके स्थिति कुछ और निकलती है। तो ये इस पे लगातार यहाँ पे छापे भी पड़े हैं। इवन एक दो बार तो रायपुर में भी इस तरह की प्लेसमेंट एजेंसी पर कार्रवाई हुई है, पहले भी हुई है और अभी भी हो चुकी है। तो ये प्लेसमेंट एजेंसी का बड़ा रोल रहता है इस तरह की ट्रैफिकिंग में। और संभावनाएं तो हर कोई देखता है, हर किसी को लगता है कि बड़े शहर में जाके बड़ी संभावनाएं मिलेंगी। इसके इस मतलब सपने को लेकर ये बच्चियां जाती हैं और वहां पर शोषण का शिकार होती हैं। तो इसमें निश्चित तौर पर गिरोह सक्रिय, इन गिरोहों का काम है, इन गिरोहों को ट्रेस करके सरकार को इनको यहां से बाहर निकालने की जरूरत है ताकि ये मानव तस्करी रुक सके। बिल्कुल, ये ठीक कहा आपने। देखिए 3 तरह की कैटेगरी हैं जो हमने अध्ययन करके पाया। पहली कैटेगरी उस गरीब तबके से, अशिक्षित तबके से है जो सिर्फ घर के कामकाज के लिए अच्छा पैसा मिलेगा ये सुनकर प्लेसमेंट एजेंसियों के कहने पर चली जाती हैं। दूसरी कैटेगरी वो है जो 12वीं तक शिक्षित है और उसके बाद वो किसी एमएनसी या किसी कंपनी में काम करने की इच्छुक होती है, अच्छी सैलरी मिलेगी ये कहकर उनको ले जाया जाता है। और तीसरी कैटेगरी वो है जो माया नगरी की चकाचौंध में, फिल्म सीरियल में काम करने के चक्कर में घर से बिना बताए और कई बार बताकर जाती है और फिर वही फंसकर रह जाती है। ये 3 स्थितियां हमने पाई हैं। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, एक एक करके हजारों की संख्या में बेटियों की संख्या आपकी सरकार में पहुंचती रही जो छत्तीसगढ़ से गायब हो रही थी, जिनके बारे में कोई अता पता नहीं था। एक बेटी जिसको सरगुजा जसपुर की बेटी 7 बार बेच दिया गया, ऐसी न जाने कितनी बेटियां होंगी। सर, कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की कि इन बेटियों को कौन ले जा रहा है? और अगर ये बेटियां जा भी रही हैं तो छत्तीसगढ़ की बेटी दूसरे प्रदेश में खुश है, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है? कभी पता लगाने की कोशिश नहीं की? आसिफ जी, देखिए, सबसे गंभीर मसला ये है कि छत्तीसगढ़ में अभी 2 घटनाएं हुई हैं और 2 घटनाओं ने एक तरीके से मानवता को झकझोर दिया। एक तो ये जो जशपुर की घटना हुई है जिसमें एक 18 साल की बालिका को इस कोविड पीरियड में, ये जो कोरोना कालखंड था, इसमें 7 बार बेचा गया और अंत में उसने आत्महत्या कर ली। और एक घटना जो पहाड़ी कोरवा परिवार है जो संरक्षित जनजाति है हमारे यहाँ, उसके बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। तो ये 2 खबरें एक तरीके से एक जघन्य अपराध की तरफ इशारा करता है। और मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में अभी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो आंकड़े आ रहे हैं या जिस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, चाहे राजनांदगांव में जो घटित हुई घटना या जशपुर में हुई या अन्य भी ऐसे कई सारे प्रकरण आए हैं, जिसमें मुझे लगता है कि एक संगठित गिरोह अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग के काम में लग चुका है। जहां तक प्रश्न पुराने आंकड़ों का है जो आप मुझे पूछ रहे थे कि पिछले समय हमने क्या किया, मुझे लगता है कि पिछली सरकार में जो भी ऐसे प्रकरण हुए थे उनके आंकड़े थे हमारे पास में और उनके तलाश के लिए कमेटी बनाई गई थी, काम किया गया था। लेकिन मैं दुर्भाग्य के साथ ये कहना चाहता हूँ, सुशील आनंद जी की बात अभी मैं सुन रहा था, इस सरकार में न तो उन्होंने बताया कि 14,000 हमारे पास हमने पता किया है लेकिन वो स्वस्थ है, कुशल है, इसलिए हमने उनको नहीं लाया। तो इनके पास तो कोरोना कालखंड में मजदूरों के आंकड़े भी नहीं थे। कभी ये 2.5 लाख बोलते थे, कभी 4 लाख बोलते थे, कभी 5 लाख बोलते थे। इनके पास मजदूरों के आंकड़े भी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि पिछले 2 वर्षों में जो बेटियों के आंकड़े थे, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत दूसरे स्टेट्स में चली गई या कहीं चली गई, उनकी भी सरकार सुध नहीं ले रही है। यानी डेटाबेस ना तो आपने तैयार किया, ना नई सरकार ने तैयार किया। अनुराग जी, यही कह रहे हैं ना आप?
नहीं, हमारे पास तो बराबर आंकड़े थे, इसीलिए तो सुशील आनंद जी बोलते थे कि 27,000 युवतियां जो है वो बाहर चली गई, उनका पता नहीं चल रहा था। तो हमारे पास तो कमोबेश आंकड़े भी थे और उस पर काम भी हम कर रहे थे कि जो ऐसे लोग हैं उनको वापस लाया जाए। ये तो एफआईआर के आधार पर आंकड़े रहे होंगे जो आपने प्रदेश भर की पुलिस से जुटाए होंगे कि कितनी बेटियां लापता हैं। मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि जब बेटियां जा रही थी तो कौन कौन सी प्लेसमेंट एजेंसीज बेटियों को ले जा रही हैं, वहां क्या नौकरी दे रही है, बेटियों की क्या स्थिति है, इस बात की आपको जानकारी थी? देखिए आसिफ जी, निश्चित रूप से ये विषय आरोप प्रत्यारोप का नहीं है या बीजेपी सरकार या कांग्रेस सरकार का नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वर्तमान समय में जो गिरोह सक्रिय है इस मामले में, ये बहुत गंभीर मामला है। पिछले समय पर जो होता होगा तो निश्चित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति ट्रैफिकिंग करता होगा, लेकिन गिरोह कहीं पर कोई काम नहीं कर रहा था। आज छत्तीसगढ़ में बाकायदा ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर गिरोह सक्रिय है और इस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक, मैं इस पर आता हूं अनुराग जी आपके पास। सुशील जी आपके पास मैं आऊं, उससे पहले गंगेश सर आपके पास। गंगेश सर, क्या कोई एक व्यक्ति 27,000 बेटियों को 27,000 बार एक एक करके ले जा सकता है, या ये किसी गिरोह का ही काम रहा होगा कि 27,000 बेटियां गायब हो गई छत्तीसगढ़ से? बिना गिरोह के संगठित अपराध के ये संभव ही नहीं है। निश्चित तौर पर ये गिरोह का ही काम है और जसपुर में खास तौर पे सबसे ज्यादा, छत्तीसगढ़ का जो आंकड़ा है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा बेटियां जसपुर से गायब होती हैं और उसके बाद सरगुजा, कोरिया और कोरबा का नंबर आता है। तो यहाँ पे प्लेसमेंट एजेंसियां ही हैं जो गिरोह की तरह से काम कर रही हैं और कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा या फिर किसी अधिकारी, बड़े अधिकारी का संरक्षण प्राप्त होगा तब तो ये काम कर रही हैं। और ये दफ्तर खोल के काम कर रही हैं, सार्वजनिक स्थल में बैठ के काम कर रही हैं, तो इनको कौन पकड़ेगा? इनको वही लोग पकड़ेंगे जो इनको संरक्षण दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसमें उंगली प्रशासनिक पुलिस प्रशासन पे भी उठती है कि अगर वहां पे कोई एक दफ्तर खुल रहा है, यहाँ देखिए पुलिस में तो ये भी नियम है कि अगर एक व्यक्ति अपने घर में किराएदार रखता है तो उसको उसकी जानकारी देनी। बिल्कुल ठीक बात है। अगर ये प्लेसमेंट एजेंसी खुल रही थी, पूरी जानकारी पुलिस को भी दे रही होगी, प्रशासन को भी दे रही होंगी। और अगर ये जानकारी पुलिस और प्रशासन के पास है तो उसे सवाल क्यों नहीं किया जाता है कि आप कितने बच्चों को यहाँ से ले गए हैं और उनका क्या हाल है? अगर ये सवाल नहीं हो रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की भी मिलीभगत इसमें है और यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ से बच्चों की ट्रैफिकिंग हो जाती है, मानव ट्रैफिकिंग हो जाती है। ठीक जी। रही बात डेटाबेस की, तो सुशील जी तब जबकि आप आज पूरे आंकड़ों के साथ आए हैं, आपने बताया 14,269 बेटियों के बारे में पता लगाया गया, 2,678 बेटियों को वापस लाया गया जो शोषित थे। मैं आपसे पूछता हूं सर, आपके पास क्या इस बात का डेटा है कि छत्तीसगढ़ में कितनी प्लेसमेंट एजेंसीज काम कर रही है, उनमें से कितनी रजिस्टर्ड है, उसमें से कितनी की जानकारी आपके पास है, और ऐसी कितनी है जो रजिस्टर्ड नहीं है, मनमाने तरीके से बच्चियों को प्रलोभन देती है और अपने साथ उठाकर ले जाती हैं? उनके बारे में कोई नीति, कोई आगे कुछ आपने तय किया प्लान? बिल्कुल आसिफ जी, इसके बारे में स्पष्ट नीति बनाई गई है। न सिर्फ नीति बनाई गई है, कड़े निर्देश दिए गए हैं। महिलाओं के पता लगाने के लिए जो स्पेशल सेल बनाया गया है, इसी सेल को यह भी जवाबदेही तय की गई है कि उनके जिलों में कौन कौन से प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या है, उनके आधार कार्ड, उनके वर्क, उनके जो वर्क का नेचर, इन सारे के बारे में पूरे डेटा उपलब्ध, डेटा की जानकारी मंगाई गई है। मैं आपको बता दूं आसिफ जी, ये कोई हवाई चीज नहीं है। एनसीआरबी ने जो 2019 का छत्तीसगढ़ का जो अपराधों का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया, उसमें छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी की घटनाओं में 67% की कमी बताई है। 2020 के आंकड़े अभी एनसीआरबी के आंकड़े सामने नहीं आए हैं, 2019 में 67% की कमी बताई है। तो कहीं ना कहीं हम तो पहले दिन से, हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, हमारे लिए छत्तीसगढ़ की अस्मिता का विषय था। और जिस दिन यूएनए की रिपोर्ट आई थी कि दिल्ली और मुंबई में रेड लाइट इलाकों में काम करने वाली अधिसंख्यक बच्चियां, महिलाएं छत्तीसगढ़ की थी, तो उस दिन समूचा छत्तीसगढ़ शर्म से झुक गया था, छत्तीसगढ़ का सिर। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अपने शुरुआती पहले हफ्ते में इस चीज को सुनिश्चित किया कि हमारी महिलाएं, बच्चियां जो लापता हुई उनका पता लगाया जाए और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए, और उसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सुशील जी देखिए, जो हुआ उस पर आपने क्या रिकवर किया ये एक अलग चीज है, लेकिन अगली चीज जो अगला कदम है वो ये कि बच्चियां बाहर ना जाए, इसको लेकर क्या समुचित रोजगार की व्यवस्था, आजीविका की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में इस वक्त बच्चियों के लिए है?
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आसिफ जी, इसके लिए पूरे प्रयास किए गए हैं। सरकार ने यह कोशिश किया है कि विभिन्न प्रकार की बच्चियों के लिए उनको स्किल डेवलपमेंट का प्रशिक्षण दिया जाए, उनके लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, और इसीलिए नर्सेस ट्रेनिंग से लेके एनएम ट्रेनिंग तक तमाम तरीके की जैसी उनकी शैक्षणिक योग्यता है उस हिसाब से सरकार रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयास कर रही है। और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारी बच्चियां और हमारी महिलाएं पूरी तरीके से सुरक्षित हो, उनको रोजगार के संसाधन, चाहे वो विभिन्न प्रकार के जो हमारा नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के माध्यम से जो हम लोग गाँव में जो गौठान के माध्यम से जो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं महिलाओं को, महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से जो रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, इन सब के कारण भी बहुत हद तक हमें इस प्रकार की चीजों में सफलता मिली है कि अब छत्तीसगढ़ की हमारी जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपने गाँव में ही रोजगार की ओर बढ़ रही हैं। ठीक, मैं इस पर आता हूं आपके पास। अनुराग जी, स्व सहायता समूह, महिला उत्थान, महिला उन्नयन, ये सब चीजें तो आप ही की सरकार में भी थी सर, फिर क्या वजह है, वही सवाल मैं फिर दोहरा रहा हूं कि आपके भी दावे थे कि रोजगार बढ़ रहा है, 15 सालों में अभूतपूर्व विकास हुआ, उसके बावजूद एक घर के कामकाज करने के लिए मेड के तौर पर यहां काम नहीं मिलता तो बेटी फिर दूसरे प्रदेश में जाकर काम तलाशती है, और वहां अगर मकान मालिक या जो मालिक है वो ईमानदार रहा, इंसान अच्छा इंसान रहा तो ठीक, वरना लड़की की जिंदगी हराम है सर वहां। आसिफ जी, एक तो देखिए, मैं पिछले सत्र की बात बताऊं, जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी उस समय पर निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बाहर जो पलायन करने वाली श्रमिक थे वो असम में चाय बागान में जाते थे, यूपी में जाते थे, गुजरात में जाते थे, उड़ीसा में जाते थे, ये रेगुलरली जाते थे और बड़ी संख्या थी वो। तो वो जो उस समय पर जो चावल योजना शुरू हुई, हितग्राही मूलक काम शुरू हुए, पंचायतों में जब रोजगार के संसाधन उपलब्ध हुए, तो इन सारी चीजों से निश्चित रूप से जब रोजगार बढ़ा गांव में, तो वो जो बड़ी मात्रा में पलायन था उसमें हम सफल हुए। तभी 27,000 महिलाएं लापता हो गई। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पिछले 2 वर्षों के अंदर 2 वर्षों में जो हालत छत्तीसगढ़ की हुई है उसमें कोई रिकॉर्ड इनके पास नहीं है। आनंद जी बोल रहे थे अभी, शुक्ला जी, कि अभी हमने पिछला रिकवर किया, तो पिछला रिकवर किया है, अभी इनको ये भी नहीं पता है कि कितने लोग बाहर हैं, कितनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो चुकी, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ में नहीं, उसमें अब प्रदेश में दर्ज एफआईआर के आधार पर एनसीआरबी ही खुलासा करेगी कि नई सरकार के कार्यकाल में या नए साल में कितनी बच्चियां लापता हुई हैं। एफआईआर के दर्ज पर ही नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो अपना डेटा तैयार करता है। मैं गंगेश सर आपके पास आ रहा हूं, और गंगेश सर आपसे मेरा एक छोटा सवाल रहेगा। सर, कितना मुश्किल रहता है ये सरकारों के लिए कि कोई व्यक्ति या कोई महिला, कोई बच्ची बेहतर रोजगार की तलाश में या पैसों के तलाश में प्रदेश से बाहर जाती है, उसे नहीं पता कि कहीं यहां प्रशासन में कहीं रजिस्ट्रेशन भी कराना है, अपने जाने के बारे में जानकारी भी देनी है, और सरकार इंडिविजुअली कितनी नजर रख सकती है इन चीजों पर? देखिए, इस पे तो नजर रखने का काम पुलिस और प्रशासन का ही है। सरकार को इन दोनों ही इकाइयों को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से ही भाई अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी आती तो सबसे पहले जिला कार्यालय में, जिलाधीश के कार्यालय में जाके अपनी सूचना देके एक दफ्तर लेती है और वहाँ पे काम शुरू करती है। निगम सीमा तो निगम की जो बॉडी वहाँ से अपना वो लाइसेंस बनवाएगी और काम चालू करेगी, तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड दर्ज होता है। उसका उनकी मॉनिटरिंग का काम, वो किस तरह से एक्टिविटीज कर रही है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध तो नहीं है। पुलिस का अपना नेटवर्क होता है, उनके अपने मुखबिर होते हैं, वो इन सब चीजों में आसानी से नजर रखते हैं, और उनको मुझे लगता है कि पुलिस की जानकारी में भी रहता है सब चीजें। और इसको लेकर सबसे बड़ा डिस्प्यूट यही आता है कि अगर इन दोनों पुलिस और प्रशासन की जानकारी में चीजें हैं, उसके बावजूद अगर कोई प्लेसमेंट एजेंसी इस तरह का काम कर रही है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त है। और हम लोगों ने तो काफी पहले की बात है, रायपुर में एक स्टिंग भी हुआ था एक अखबार के माध्यम से, तो उसमें यह आया था कि बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पर मेड बनने से मान लीजिए उनको 3,000 रुपए मिल रहा है, तो दिल्ली में बताया जाता है कि 10,000 रुपए मिल रहा है। तो ये जो आंकड़ा जो होता है वो लोगों को आकर्षित करता है, बच्चों को आकर्षित करता है या महिलाओं को भी आकर्षित करता है। तो इस सब से, और उनको बाकायदा सुरक्षित सारे तामझाम बताए जाते हैं कि उनको पूरी तरह सुरक्षा मिलेगी, ये मिलेगी, सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन वहां जाके चीजें उलट जाती हैं, तो एक तरह से वो ठगी रह जाती है।
तो ये है एक्चुअली मामला जो ठीक, बहुत धन्यवाद आपका गंगेश सर। पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन कर सकती है जी, बहुत धन्यवाद आपका गंगेश सर, बहुत शुक्रिया। सुशील जी, अनुराग जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ में देखिए बच्चियां जो गायब हो रही हैं या जो बच्चियां गायब हुई हैं उनकी जल्द से जल्द सकुशल घर वापसी की हम उम्मीद करते हैं। ये उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द उन बच्चियों को ढूंढे। हालांकि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि जिनको दिक्कत है हम उनको घर ले आए हैं, बाकी जिनके बारे में पता किया गया अगर वो ठीक काम कर रही हैं, वहां सैलरी वक्त पर मिल रही है, मानवाधिकार उनके वहां जिंदा है, तो फिर उनको वहां काम करने की छूट दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा गिरोह अगर काम कर रहा है तो क्या ये अंधेरे में धंधा चला जा रहा है, किसी को कानो कान खबर नहीं, या दरअसल कुछ है अंदर के भी जो इसमें बराबर के भागीदार हैं, उनकी पहचान करनी होगी।